मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, गुमराही की तरफ जा रहे हैं, इस्लाम से आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार करने की वजह से इस्लाम आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता है, हर चीज में गाइड करेगा आपको और दो और दो चार की तरह। और ये गाइडेंस चूंकि अल्लाह की है, लिहाजा इसमें बहस का ऑप्शन क्या हो गया? बंद। इस्लाम के अलावा जब भी गैर मुस्लिम से बात करो ना, उनके 30-30 40-40 साल अच्छे और बुरे को डिफाइन करने में निकल जाते हैं। समझ में आ रही है बात? ये समझाना ना कि अच्छा अकल से अगर फैसला करना शुरू कर दो, जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आप ये फैसला ही नहीं कर सकते कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हर आदमी का क्राइटेरिया इसमें क्या है? अब देखो, गैर मुस्लिम कहते हैं जिना में कोई बुराई नहीं है, लड़की राजी लड़का राजी, तो क्या है इसमें? हम कहेंगे वलदु जिना, बच्चे पैदा होते हैं, तो कह रहे क्या हो गया? तो उससे क्या होता है? बच्चे तो है ना वो। तो जो बाप है, जो जानी है, उसी को बाप मान लो। हम कहते हैं नहीं, बहुत दफा जानी अपने बच्चे को बाप नहीं कहता, अपने आप को बाप नहीं मानता, तो कह रहे हैं क्या हुआ? सिंगल मदर हो गया। तो क्या हो गया भाई? सिंगल मदर। हम कहते हैं उस सोसाइटी में जब औरत को तहफ्फुज़ नहीं मिलता तो बाज़ दफा मां भी बच्चा छोड़ देती है, तो क्या हो गया? रियासत पाल लेगी? नहीं आई बात, मेरा ख्याल है, स्टेट पाल लेगी। तो हर सवाल का जवाब है आपके पास। वो कहते हैं यार होमोसेक्सुअलिटी को प्रोमोट, ये तो नेचर के खिलाफ है। कह रहे हैं नेचर क्या होता है भाई? नेचर क्या होता है? नेचर तो इंसान खुद बनाता है। ओ भाई, ये बुराई है, ये गंदा अमल है। हमारे यहां तो कोई बोले तो लोग उसको गालियां देते हैं, तो कह रहे तुम्हारा कल्चर ऐसा है, हमारा कल्चर ऐसा नहीं है। तो बताओ कहीं ब्रेक लगेगी? क्या हो गया भाईजान? कहीं लगेगी ब्रेक? आपके बूढ़े अब्बा अम्मा हैं, अब वो कह रहे हैं बेटा हमने, माँ कह रही है मैंने तुझे बचपन में दूध पिलाया, मैंने तेरी परवरिश की, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, अब तू मुझे घर में रख के खिलाएगा भी पिलाएगा भी। आप कहेंगे कि भाई तूने मुझे पाला पोसा, ये तो तेरी नेचर है। हर औरत के दिल में बच्चे की मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत की वजह से तूने मुझे पाला, ठीक है ना? मैंने तो नहीं कहा था कि तू मुझे पाल, ना मैंने ये कहा था कि तू मुझे पैदा कर। अब वो तेरा हेडेक है, तूने क्या किया? नहीं, यही बात समझ में। लिहाजा अब मैं जवान हो गया हूं, अगर मैं बुढ़ापे में तेरी खिदमत करता हूं तो लाइफ को एंजॉय कब करूंगा मैं? भाई तू तो 10 साल से बिस्तर पे पड़ी हुई है, तू 15 साल से पड़ी हुई है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैंने तेरी, तो बेहतर नहीं है मैं तुझे गवर्नमेंट के हवाले कर दूं, ईदी सेंटर के हवाले कर दूं? वो अच्छी केयर करेंगे। गवर्नमेंट मेरी आधी तनख्वाह टैक्स में इसलिए तो काटती है कि बूढ़ों को खिलाए, मैं वहां भी दूं और इधर भी खर्च करूं। ये क्या भाई? तो आप ओल्ड हाउस में रहे। आप अकल से साबित कर सकते हो? आप जो दलील दोगे आगे से वो वाला उसके खिलाफ, इतनी आरा सामने आएंगी, इतनी राय सामने आएंगी कि आप बोलोगे भाई मैं नहीं फैसला कर सकता कि जो बुढ़ापे में वालिदैन को ओल्ड हाउस में रखता है वो अच्छा है कि बुरा है। ये तो हम कहते हैं बुरा है, गोरा थोड़ी कहता है। और ज़हीन हम ज्यादा है या गोरा ज्यादा है या नहीं है? समझा कौन जाता है इस दुनिया में ज़हीन ज्यादा? भाई गोरा ज्यादा समझा जाता है ना, कि उसने इतनी पंखे पंखे बना दिए, ये सब कुछ कर दिया, तो ज़हीन तो वही समझा जाता है। तो जो पढ़ी लिखी कौम है वो तो कुछ और कह रही है। वो कह रही है बूढ़े माँ बाप को आप ओल्ड हाउस में जमा कराओ, ये रॉन्ग नहीं है। ये कोई इसमें एक्चुअली करके इन्होंने सब कुछ कर दिया कि एक्चुअली इससे कुछ नहीं होता, एक्चुअली ये वो। अब तो वहां माँ बाप खुद कह रहे होते हैं भाई हमें कब जमा कराओगे? हाँ, एक जर्मनी से हमारे एक दोस्त आया, उन्होंने कहा कि हम, वो गोरा था, दोस्त तो नहीं था, ये नहीं बन गया मुलाकात के बाद। उसने कहा, मैंने कहा आप ओल्ड हाउस में तो नहीं जमा कराया? उन्होंने कहा मेरी दादी ने खुद बोला था भाई मुझे ओल्ड हाउस में जमा करा दो, क्यों तुम लोगों ने मेरी टेंशन पाली हुई है? तो कह रहे वो अपनी खुशी से जाना चाहती थी, इसलिए हमने अपनी खुशी से उनको जमा करा दिया। मैंने कहा भाई हमारी सोसाइटी में अगर अम्मा या दादी या नानी कह देना अपनी खुशी से मुझे ईदी सेंटर में जमा करा दो और हम करा दें, तो अगला जुम्मा हमारे लिए मिंबर पे बैठना मुमकिन नहीं होगा। कौम इतने जूते मारेगी, बोलेगी यार मिंबर पे बैठ के तो दादाओं के फजाइल बयान कर रहा है और इसकी अम्मा कहाँ है? ईदी सेंटर में। अम्मा कहेगी भी नहीं, और कहेगी भी तो हम गैरत जमीन में गड़ के मर जाएंगे। अब बताओ हम सही है वो सही है? गोरा तो कह रहा है मैं सही हूं, हम कहते हैं हम सही हूं, कह रहे तुम्हारा कल्चर है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर कल्चर नहीं होता तो ये क्या थी ये चीज? तो ये नॉर्मल है, ये तो कल्चर की वजह से तुम ऐसा कर रहे हो, तुम्हारे यहां कल्चर नहीं है। जब बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। भाई मैं इंग्लिश में बयान तो नहीं कर रहा ना, उर्दू में ही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह।
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مذہبی پابندیوں سے آزاد ہو رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ تمہارا انجام کتنا بھیانک ہونے والا ہے. ہر جگہ نا مولوی کو متنازع بنا دیا ہے, مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ ایسے. اس کا مقصد مولویوں سے بغاوت نہیں ہے, مقصد اسلام سے بغاوت ہے. اسلام آپ کی سوسائٹی سے نکل گیا نا, آپ کی بریکیں فیل ہیں, بہت بھیانک انجام ہے پھر آپ کا. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, پھر آگے چلتا ہوں. یہ دفعہ میرا کہیں بیان ہوا کہ دین کے علم کی اور دینی مدارس کی ضرورت کیا ہے سوسائٹی میں. میں نے ان سے کہا وہ سوسائٹی جس میں سب کچھ ہے مولوی نہیں ہے, اور وہ سوسائٹی جس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف مولوی ہے, تو دونوں کا فرق دیکھ لو. ہمارے یہاں کرپشن بھی ہے الحمدللہ دبا کے, چور اچکے قسم کے حکمران میجورٹی وہ مسلط ہے ہمارے اوپر, ایسا ہی ہے نا. اور اللہ بھلا کرے آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, سسٹم ہی نہیں ہے. جو تباہی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے ہاں اگر کچھ خیر ہے نا تو صرف مذہب کی وجہ سے ہے, اسلام کی وجہ سے. میں ایک اور آسان مثال سمجھاتا ہوں. یورپ میں ہم گئے, تھائی لینڈ میں بھی ہمارا سفر ہوا. بہت سارے ملکوں میں ہسپتالوں کا نظام بڑا ہی خاندانی ہے, کیونکہ ہم یہاں اپنے گورنمنٹ کے ہسپتال دیکھ کر گئے تھے. ہمارے گورنمنٹ کے تو ہسپتال ہوتے ہیں تو جس کو مارنا ہو آپ لے جائیں فوراً اس کو, وہاں پہ بیمار کو لے جائیں. پان کی پیکیں اور تکیے, پتہ نہیں کتنے سروں پہ وہ تکیے استعمال ہو رہے ہیں, کس کس کی جوئیں نے وہاں ٹریولنگ کی ہے اور کس کس کے پسینے وہاں پر نکلے ہیں. بہت ہی عجیب سا ایک منظر ہوتا ہے. اور یعنی کینسر کا جو پیشنٹ ہے نا وہ لائن میں ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے گولا گنڈا لینے کے لیے گولے گنڈے کی ریڈی پہ جس طرح سے لائن میں لوگ ہوتے ہیں نا, ایسے کینسر والے کا بھی ایسے علاج ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ بتاؤ عوام کا قصور ہے یا گورنمنٹ کا قصور ہے؟ حکومت کا قصور ہے. پھر کہا جاتا ہے فری علاج ہے, لیکن فری وری دو قسم کے خرچے دبا کے ہوتے ہیں. ایک خرچہ تو سچی مچی کی دوائیں ہیں جو آپ کو واقعی ضروری ہیں, ان دواؤں کا الگ خرچہ. اور ایک جو جھوٹی موٹی کی دوائیں ہیں جو ڈاکٹر کے تعلقات ہیں میڈیکل اسٹور والے سے, کیونکہ میڈیکل اسٹور والا ڈاکٹر کا ماموں ہے تو لہذا وہاں سے ایک الگ کمپنی کی جو دوائیں. اور تیسرا ایک اور خرچہ جو میڈیکل ریپ والے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دوا بکوائیں آپ. یہی دوا سستی مل رہی ہے لیکن میڈیکل ریپ والے تھوڑا مہنگی, کیونکہ پھر ڈاکٹروں کو تحفے تحائف ملتے ہیں. تو 3 قسم کے خرچے عوام کی پر ڈالے جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ جب جاتے ہیں باہر ملکوں میں, تھائی لینڈ کا ہاسپٹل ایسا خوبصورت, ایسا خاندانی, میں آپ کو بتاؤں ایک صحت مند آدمی کا دل کرے کہ یار کاش میں بیمار ہو کے یہاں لیٹ جاؤں. وہ چائنا میں کسی نے کہا نا کہ چائنا والے دوسری شادی کیوں نہیں کرتے, تو کسی نے کہا ان کو پتا ہے دوسری بھی پہلی کی جیسی شکل کی ملے گی, تو وہ اس لیے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بار بار نا ہل رہا ہے اور یہ پیچھے سے مجھے تنگ کر رہا ہے بہت, اس لیے نہیں کرتے. تو اب آپ مجھے بتاؤ, وہاں علاج فری اور اتنا وی آئی پی علاج ہے کہ آپ کی سوچ, لیکن یہ سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہے؟ گورنمنٹ, پبلک نہیں. ہمارے ہاں گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں چلے جاؤ, لیکن وہ آپ انڈس ہاسپٹل چلے جاؤ, آغا خان کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہو رہا ہے, خرچہ سارا کون اٹھا رہی ہے؟ عوام, پبلک. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے کیا پتا چلا؟ ہماری حکومتیں کرپٹ ہیں, عوام اچھی ہے, ان کی عوام اتنی اچھی نہیں ہے, حکومتیں کیا ہیں؟ اچھی ہیں. تو جب آپ نیشن کو نیشن سے کمپیئر کرو گے نا تو پبلک کو پبلک سے کیا کرو, گورنمنٹ کو گورنمنٹ سے مت کیا کرو. تو یہ جو منظر لوگ وہاں جا کے دیکھتے ہیں نا بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں, اور کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنے اچھے لوگ ہیں. او بھائی ہمارے یہاں زیادہ اچھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں پبلک ایسے اسپتال چلا لیتی ہے, کروڑوں روپے کا روز کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا. اور جو دینی مدارس کو دینے والے ہیں وہ جا کے دیکھ لو, لاکھوں روپے کا روز کا بجٹ. کوئی انگریز, معذرت کے ساتھ انگریز میرا بیان سن رہا ہو تو پیش کی معذرت, انگریز کا باپ بھی ایسا کوئی ادارہ چلا کے دکھا دے جس کا روزانہ اتنا خرچہ ہو اور گورنمنٹ ایک تھیلا نہ دے رہی ہو. اور ہمارے یہاں ہزاروں مدرسے چل رہے ہیں اس طریقے سے. تو
फॉल्ट पब्लिक का नहीं है, फॉल्ट किसका है? हुकूमत का है, मैनेजमेंट ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? और वहां जो गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन इलाज पब्लिक को दिया हुआ है, वो क्यों दिया है? आधी तनख्वाह आपकी सैलरी से कट रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ मैनेजमेंट अच्छी कर रही है और कुछ भी नहीं है। अरे भाई आप मेरे पास आते हो, मुफ्ती साहब मुझे सिक्योरिटी नहीं है यार, सिक्योरिटी दो मुझे यार, मैं बहुत टेंशन में, मैंने आपके लिए 6 गार्ड का इंतजाम कर लिया, जबरदस्त। आप कहो यार क्या मुफ्ती साहब, तो ये तो हमारे वजीर आजम होने चाहिए। जब आपके पास महीने की तनख्वाह आई ना, तो 3 लाख रुपए तनख्वाह थी, 50,000 निकली। मैंने कहा ये क्या है? मैं कहा भाई जो आपके 2.5 लाख थे ना, जो 3 लाख 2.5 लाख जो थे ना, वो मैंने बैंक वालों से बात की है, जो उस दिन मैंने आपसे पेपर पे साइन करवाए थे ना, वो यही थे कि आइंदा आपकी तनख्वाह से 2.5 लाख किसको मिलेंगे? मुझे मिलेंगे, 50 आपको मिलेंगे, और इसके लिए मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम करूंगा। आई बात सामने? लोग कह रहे हैं यार मुफ्ती साहब को वजीर आजम होना चाहिए। ओ भाई मुफ्ती साहब ने क्या कौन सा तीर मार लिया? तेरी तनख्वाह थी, सही है ना, 3 लाख थी, अब तुझे 50,000 मिल रहे हैं, 2.5 लाख हम तेरी सिक्योरिटी के लिए। हाँ ये काम किया कि इसमें ईमानदारी है, इसमें 2 नंबरी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इतना टैक्स नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती, तो सहूलतें भी उसी हिसाब से मिलेंगी। बाकी जितना लेती है देती अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा फजल है ये। तो जितना टैक्स ले रही है ना, वो दे उतना बिल्कुल भी नहीं दे रही। तो सारा फॉल्ट गवर्नमेंट का है, हुकूमत का है। समझते हो क्या? नहीं समझते? तो खैर हम अपने असल बात की तरफ आते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई के अच्छाई और बुराई जो है ना, जब तक आप इस्लाम से नहीं सीखोगे, आप सारी जिंदगी किस में रहोगे? कंफ्यूजन में।